देखो क्या होता है, सप्लाई अंडर जीएसटी आता है। सप्लाई अंडर जीएसटी में सबसे पहले ना जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर 9 आता है। तो जीएसटी क्या होता है, लेवियल हो जाता है। एक तो इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट पे तुम्हारा क्या लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और तुम्हारा इंटर स्टेट पे तुम्हारा आईजीएसटी लगता है। ठीक है। सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, एनी ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन बिजनेस। तो अब देखो एनी ट्रांजेक्शन्स के बारे में देखना पड़ेगा। तो एनी ट्रांजेक्शन में देखो, सेल तो तुमको पता रहता है, ट्रांसफ़र मतलब तुम यहाँ से वहाँ पे फेंके, ट्रांसफ़र। तो ये ट्रांसफ़र हो गया तुम्हारा। बार्टर मतलब वही एक चीज़ फेंके और दूसरी चीज़ें मिल गई। ट्रांसफ़र मतलब ये हो गया। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब तुम दोनों हाथों से ऐसे ऐसे कर रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे एक्सचेंज, मतलब एक ऐसे जा रहा है एक्सचेंज और एक ऐसे आ रहा है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का मतलब ये हो गया। फिर क्या होता है, डिस्पोजल। तो तुम ना एक लैंड को तुम उठाए, तो तुम उस लैंड को उठाए क्योंकि तुम्हारे पास उस लैंड का क्या था, लाइसेंस था। तो जैसे ही तुम लैंड को उठाए तो वो क्या होता है, जो नहीं तुम्हारे पास लैंड का लीज था, तो लीज लैंड के लीज वाले को उठाए, वो जैसे उठाए वो ना तुम्हारे लाइसेंस में कन्वर्ट हो गया। उसको तुमने क्रश किया और उसको तुम डिस्पोज कर दिया। ठीक है। और जो तुम जिस बंदे से लैंड लीज पे लिए थे वो उसने रेंट पे दिया था, तो वही ये सारा का सारा ये आ जाता है, सेल बार्टर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूव करनी हुई प्रॉपर्टी, एनीथिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, और ग्रोइंग क्रॉप्स, और जो कि सर्व्ड होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स और जो अटैच होता है अर्थ से वो सर्व्ड होता है बिफोर सप्लाई, मतलब काट दिया जाता है बिफोर सप्लाई। एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स का मतलब क्या होता है तुम्हारा, सर्विसेज। तो सर्विसेज भी तुम्हारा क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में आता है, एनीथिंग अदर देन गुड्स। लेकिन तुम्हारा अदर देन गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब मूवेबल, मतलब इमूवेबल आ जाता है, सॉरी। अदर देन गुड्स का मतलब क्या होता है, इमूवेबल। लेकिन इमूवेबल का सिर्फ लीज ही तुम्हारा सर्विस में आता है। मतलब अगर सेल कर रहे हो लैंड उनका, तो वो तुम्हारा एग्जाम्प्ट है, मतलब तुम्हारा वो जीएसटी में आता है, वो तुम्हारे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। अगर तुम लेकिन एक्सक्लूड करना है तुमको किसको, मनी और सिक्योरिटी को। लेकिन अगर यूज़ ऑफ मनी कर रहे हो, या तुम कन्वर्जन कर रहे हो करेंसी में, या फैसिलिटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, मतलब तुमको सिक्योरिटी को बेचनी थी, और उसमें से ना तुम्हारा क्या हुआ, कुछ ना तुम्हारा ब्रोकर ने कुछ कमीशन ले लिया, तो वो तुम्हारा सर्विस में आएगा। ठीक है। तुमको फैसिलिटेट कोई, मतलब तुम्हारे पास सिक्योरिटी थी और तुम ब्रोकर बेचने में मदद कर रहा है, मतलब वो फैसिलिटेट कर रहा है एक तरीके से। एक्शनेबल क्लेम का मतलब, अरे यार बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, लॉटरी हो गई, मतलब कि एक्शनेबल क्लेम, मतलब एक्शनेबल क्लेम में तो क्लेम तो आ ही रहा है, तो क्लेम किसका, एक तो क्या होता है अनसिक्योर्ड डेप्ट का, जो तुम्हारा एग्जांपल में अनसिक्योर्ड डेप्ट या बेनिफिशियरी इंटरेस्ट, और मूवेबल का जो कि कोर्ट ने क्या होता है इन्फोर्स कर रखा है। तीन चीज़ें, अनसिक्योर्ड डेप्ट, बेनिफिट, और वो मूवेबल में होना चाहिए। मूवेबल में होना चाहिए और उसका इन्फोर्स लॉ ने किया होना चाहिए। मनी का तुम्हारे इंडियन और फॉरेन करेंसी जो कि रिकॉग्नाइज है आरबीआई द्वारा, टू सेटल एनी ऑब्लिगेशन, बट एक्सक्लूड क्या करोगे, छोटी छोटी न्यूमरिस्टिक वैल्यू वाली करेंसी को तुम एक्सक्लूड कर दोगे। अब जैसे मनी एंड सिक्योरिटीज़ में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, मनी एंड सिक्योरिटीज़ में जैसे कि तुम्हारा इशू ऑफ लोन, डिपॉजिट, लेटर। देखो लेटर ऑफ क्रेडिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। लेटर ऑफ क्रेडिट जानते हैं, एक बैंक ने दूसरे बैंक के लिए गारंटी ली। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो इशू करते हैं, मतलब जिन कंपनी को, जिन लोगों से डिपॉजिट लेनी रहती है उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, और एक तरीके से वो मनी माना। कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, पैसा कलेक्ट करते हैं और उनको कमर्शियल पेपर दे देते हैं। तो यही चीज़ होता है, ब्रोकरेज, ट्रांसफ़र फीस, कमीशन और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो देखो, ट्रांजैक्शन इन मनी हैज़ नॉट कवर्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज, और ये ब्रोकरेज, ये अगर तुम फैसिलिटेट कर रहे हो और अरेंज कर रहे हो ट्रांजैक्शन, तो ये कवर्ड होगा सर्विसेज में। और इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट, अगर तुम यूज़ कर रहे हो इंटरेस्ट और डिस्काउंट का मनी सर्विसेज में, तो वो तुम्हारा, जैसे तुम 10 करोड़ का है,
तुम 10 करोड़ का किसी से लिए हो पैसा और तुम 6 महीने तक यूज़ की हो, 6 मंथ तक यूज़, किसी और के 10 करोड़, उसके बदले तुम इंटरेस्ट उसको पे कर रहे हो, तो ये क्या होगा, यूज़ ऑफ मनी हो रहा है तुम्हारा। मेड और एग्री टू बी मेड, मेड का मतलब क्या होता है, एग्री का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट, और तुमको एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, एडवांस। तो मतलब मेड हो गया मतलब या वो चीज़ डिलीवर्ड हो गई तुम्हारी, ऑलरेडी डिलीवर्ड होगी, सर्विस प्रोवाइड कर दी है, या तो मेड हो गया है मतलब एग्रीड हो गया मतलब एग्रीमेंट हो चुका है, या एडवांस हो गया है, एडवांस हैज़ बीन रिसीव अंडर द अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। मतलब कि क्या होता है इसमें जैसे तुम गुड्स तुम्हारा रिमूव हो रहा है तो तुम तो टैक्स इनवॉइस लेते हो, टैक्स इनवॉइस तो वहीं पे तुम्हारा सप्लाई मान लिया जाता है। लेकिन कभी कभी तुम एडवांस ले लेते हो, अगर तुम एडवांस ले लेते हो तो तुम रिसिप्ट वाउचर लेते हो, फिर बाद में जब तुम उसको अगर एडवांस मिलता है तो तुम रिसिप्ट वाउचर देते हो, फिर बाद में उसको तुम इनवॉइस में देना, तो पहले ही फीस ले ली। तो गवर्नमेंट कहती है एग्री टू बी मेड, मतलब एडवांस अगर तुम ले लियो, एडवांस मिलता है उसके ऊपर जीएसटी आता है। तो वही पे लिख रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या होता है कि ना एडवांस बेसिस अभी क्या होता है, सस्पेंड हुआ है। कंसिडरेशन होता है पेमेंट किया है मनी में या अदर देन भी मनी में अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और अदर देन मनी पेड, मनी में अदर देन मनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड बाय रिसिपिएंट, या तो थर्ड पार्टी ने पेड बाय रिसिपिएंट या थर्ड पार्टी, बट डज नॉट इंक्लूड द सब्सिडी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखो, बस डज नॉट इंक्लूड द सब्सिडी ऑफ द सेंट्रल, और अगर डिपॉजिट लिया है अनलेस अप्लाइड, मतलब यहाँ पर भी दिया हुआ है डिपॉजिट नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन। मतलब डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो तुम रेंट पे रह रहे हो तो किसी बंदे ने डिपॉजिट लिया कि तुम भाग ना जाओ, या स्कूल में जा रहे हो तो बंदे ने डिपॉजिट लिया कि तुम उसका तोड़ फोड़ नहीं कर, तुम कर देते हो, तो वो तुम्हारा क्या होता है, कंसिडरेशन माना जाएगा। अनलेस तब तक कंसिडरेशन वो माना नहीं जाएगा। तो वो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि एनी एक्ट, कोई एक्ट किया है और फॉरब्यूरेंस करने के लिए, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरब्यूरेंस, उसको भी तुम कंसिडरेशन मानोगे। लेकिन अगर तुम क्या होता है कंसिडरेशन, क्या तो क्वाइट प्रो क्यों होता है, लेकिन अगर ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन देयर इज़ नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते तो कोई कंसिडरेशन। अगर तुम गिफ्ट और डोनेशन दे रहे हो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, अगर तुम क्या हो रहा है पेमेंट कर रहे हो गिफ्ट और डोनेशन के बेसिस पे, अगर तुम्हारा पर्पस क्या होता है फिलैंथ्रोपिक है नॉट एडवर्टाइजमेंट है, कोई कमर्शियल गेन के लिए नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या होता है कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। पे भी लिखा है डोनेशन टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट ऑफ द डोनेशन, फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट फॉर द डोनेशन और गिफ्ट, चैरिटेबल पर्पस के लिए करते हो। ग्रेटिट्यूड एक्सप्लेनेशन मतलब जेस्चर दे रहे हो तुम, तो और नो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज when the donor name are displayed in a manner that expressing gratitude recognition without promoting donor business, तुम डोनर का बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे हो। डोनेशन बाय मिस्टर नवीन नो सप्लाई, लेकिन डोनेशन बाय नवीन एंड एस, तो अब तुम क्या कर रहे हो, इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो ये तुम्हारा कंसीडर्ड होगा कि ये शोन इन एग्जीबिशन टिल नॉट सोल्ड नो कंसिडरेशन, लेकिन शोन फ्रॉम द एग्जीबिशन टू इंटरेस्टेड पर्सन, सोल्ड फ्रॉम एग्जीबिशन टू इंटरेस्टेड पर्सन, शोन है ये सोल्ड है, ठीक है। आर्ट इलेक्ट्रिसिटी बायर सेलेक्ट सप्लाई और बायर सेलेक्ट हो जाता है तो तुम्हारा सप्लाई और जीएसटी लग जाता है ना। तुम्हारा कैमरा है, तुम्हारा कैमरा ख़राब हो गया है, तो तुम्हारा कैमरा तुम्हारा कैनॉन के पे के पास गया रिपेयर होने के लिए, और फिर तुमको वो वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से वो फ्री सप्लाई हो रहा है। जब भी तुम्हारा क्या होता है फ्री सप्लाई होता है ना, तो कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। जैसे तुमने कैमरा लिया, तुम कैमरा गए वो दे दिया, उसके पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। देखिए सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा देखोगे, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कैमरा मैं दे रहा हूँ, मैं सप्लायर हूँ। लेकिन अगर कैनन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सप्लायर है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। तो बिज़नेस तुमने पहले वाली वीडियो में देख लिया था कि वो प्रॉफिट के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। तो तुम कॉमर्स में क्यों आए थे, ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वेजेस प्रोफेशनल वकेशंस ये सब करने के लिए, तो वही चीज़ें हैं। अब कोई अगर तुम्हारा कोई ट्रांजैक्शन
एंसिलरी एक्टिविटीज़ है। मान लो कि तो तुम अपने शॉप का ही एसी बेच रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या होता है, बिजनेस मान लिया जाएगा। ठीक है। जैसे एनी एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ये तुम देखे हुए एडमिशन टू द प्रीमाइसेस। और हाँ, अगर मान लो कि ना तुम इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, अगर तुम क्या हो रहे हो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, कंसिडरेशन के कर रहे हो, भले ही बिजनेस हो या ना हो, तो भी वो टैक्सेबल है। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो नॉट बिजनेस के, वो टैक्सेबल होगा। ये उतना ही पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना पार्ट। तो ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में क्या होता है, अगर तुम किसी बंदे से सर्विस ले रहे हो, तो गवर्नमेंट तुमको पकड़ेगी कि बाहर को बन रहेगी, तो वही, तो वो पेड करता है टैक्स आरसीएम में, मतलब रिवर्स चार्ज में तुम्हारा ना क्या होता है, रेसिपिएंट ही पे करता है टैक्स, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। अब तुम सप्लायर का देखो, अगर सेल ऑफ अ कार फॉर पर्सनल यूज़ बाय एन इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल का तो कार का तो बिजनेस नहीं है ना, तो सप्लाई नहीं होगा। सेल ऑफ द ओल्ड ज्वेलरी, अब उस ज्वेलरी से सोल्ड करने का तो बिजनेस नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं होगा। पर्सनम सप्लाई फॉर द रिलीजियस टेम्पल, मतलब सप्लाइड बाय ए रिलीजियस प्लेसेस, वो भी सप्लाई नहीं होगा। वो भी सप्लाई नहीं होगा। देखो, कार बेच रहा है लेकिन इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस नहीं, उसका धंधा नहीं है वो चीज़ का, तो वो क्या होता है, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। पर्सनल सप्लाई एक्टिविटी नॉट रिलेटेड इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तुम्हारा इम्पोर्ट ऑफ द सर्विस, ये सर्विस के लिए, सिर्फ सर्विस के लिए, सर्विस अगर तुम इंडिविजुअल को दे रहे हो तुम्हारे रिलेशन में, और अदर देन तुम बिजनेस दे रहे हो, तुम्हारे प्रोफेशन या बिजनेस में नहीं है दे रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट है। मतलब कि अगर तुम विदाउट कंसिडरेशन है, तुम रिलेटेड को, मतलब एक पर्सन को सर्विस दे रहे हो, इंडिविजुअल को दे रहे हो, और वो तुम्हारे बिजनेस में, तब वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो तुम किसी को दे रहे हो, वो तुम्हारे बिजनेस में ही नहीं है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, टैक्सेबल नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फ्री इंपोर्ट या फ्री वाला तो कोई कंसिडरेशन होता ही नहीं है, नॉट लायबल टू जीएसटी। क्या हो जाता है, शेड्यूल 1 आता है। शेड्यूल 1 में तुम्हारा क्या होता है, डॉक्टर एसपी। देखो, डॉक्टर एसपी का मतलब क्या होता है, डॉक्टर एसपी का मतलब डी। तो तुम सबसे पहले तो डी से डिस्पोजल, डिस्पोजल सबसे पहले बिजनेस। अब यहाँ से देखो, बिजनेस का इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा बिजनेस का इंपॉर्टेंस था, अब यहाँ से भी बिजनेस का इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे पहले बिजनेस एसेट्स है, और फिर सेकंड में तुम्हारा बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी को, और या तो तुम डिस्पोजल ऑफ कर रहे हो बिजनेस एसेट्स को, अगर तुमने उसका आईटीसी ले लिया है, आईटीसी अवेल कर लियो, तो तुमको, हाँ, तुम अगर विदाउट कंसिडरेशन भी कर रहे हो, अगर तुम्हारा कंसिडरेशन है भी नहीं, तो भी तुम्हारा वो क्या कर लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इसमें तो सबसे पहले रिलेटेड पर्सन हो, डिस्टिंक्ट पर्सन से तुम कर रहे हो, और तुम्हारा वो बिजनेस में होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द सप्लायर। तो वो तुम्हारा क्या होता है, अगर तुम कर रहे हो, तो तुम सब कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो, तब भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। रिलेटेड पर्सन क्या होता है, तुम्हारा ऑफिसर, डायरेक्टर्स ऑफ अनदर बिजनेस, तुम्हारे पार्टनर्स हो गए, एम्प्लॉयर में हो गया। अगर तुम कंट्रोल कर रहे हो 25% से ज़्यादा ऑफ स्टॉक और शेयर्स, बोथ ऑफ देम, दोनों में तुम 25% से ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, वन कंट्रोल दी अनदर, एक कंट्रोल कर रहे हो, होल्डिंग और सब्सिडरी हो गई। थर्ड पर्सन कंट्रोल दी बोथ ऑफ देम, एक थर्ड पर्सन जो कंट्रोल कर रहा है दोनों को, या सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल द थर्ड पर्सन, टुगेदर कंट्रोल कर रहे हैं किसको, थर्ड पर्सन में। सेल ऑफ एजेंट हो गया, सोल एजेंट हो गया, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सोल बोला एक ही बंदा। और मेंबर ऑफ द फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली में स्पाउस आ जाते हैं, चिल्ड्रन हमेशा रहेंगे, और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स, जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, जब होंगे जब डिपेंडेंट हो, ओनली इफ डिपेंडेंट। ठीक है। और जहाँ तक कि डिस्टिंक्ट पर्सन का बात है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन का तो तुम देख ही लियो पहले वाले वीडियो में क्या होता है, सबसे पहले 15 डिजिट का नंबर होता है, फिर 27 जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, फिर पैन कार्ड को, और फिर तुम्हारा एग्जिस्टिंग एंटिटी का कोड रहता है वो।
डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है अगर तुम्हारा रिक्वायर्ड हो और मोर देन वन रजिस्टर, रिक्वायर्ड और ऑप्टेन भी करना, मतलब एक रजिस्ट्रेशन और तुम्हारा दूसरा रजिस्ट्रेशन है, दोनों सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तीन डिस्टिंक्ट पर्सन और तुम उसमें सप्लाई कर रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा, वो सप्लाई होगा वो। अगर तुम्हारा एक डिस्टिंक्ट पर्सन है और तुम्हारा दोनों में तुम एक ही में हो सेपरेट, तुम्हारा ऑप्शन मिलते हैं ना कि तुम सेपरेट भी हो सकते हो, तुम सिंगल रजिस्ट्रेशन है, तुम सिंगल रजिस्ट्रेशन उसी में सप्लाई कर रहे हो, तो वो तुम्हारा नहीं माना जाएगा। लेकिन तुम एक में तुम्हारा क्या होता है, मतलब तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन है लेकिन एक में तुम्हारा नहीं है, मतलब एक में तो तुम्हारा रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन है और अनदर इस्टेब्लिश, और अनदर में नाइदर रजिस्टर और नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, दूसरे में रजिस्ट्रेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी तुम्हारा इन अनदर स्टेट, सेम स्टेट में नहीं, इन अनदर स्टेट, तो भी तुम्हारा डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे लुधियाना ब्रांच सेलिंग पेट्रोल, पेट्रोल पे तो जीएसटी नहीं होता है, एंड नाइदर रजिस्टर नॉट रिक्वायर्ड, तो लुधियाना ब्रांच रजिस्टर नहीं है। मुंबई एंड लुधियाना में हो रहा है, ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट एंड अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन अनदर स्टेट, सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एक स्टेट के अंदर तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ सेम यूज, तो यही होता है। यहाँ पे तुम्हारा लुधियाना और मुंबई तुम्हारा अलग अलग स्टेट में है, तो अनदर स्टेट में होगा तो ही तुम्हारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, लेकिन ठाणे और मुंबई तुम्हारे सेम स्टेट में, तो नाइदर डिस्टिंक्ट पर्सन नॉन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर तुम्हारा आता है गिफ्ट का आता है, तो गिफ्ट होता है ना जो तुम्हारा अप टू 50,000 तक है, तो अप टू 50,000 तक है, तो मोर देन 50,000 तो टैक्सेबल होता है, लेकिन जो अप टू दी 50,000 होता है उसमें तुमको देखना पड़ता है कि तुमको आईटीसी मिली है कि नहीं मिली है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुमको आईटीसी तुम टेकन लिया तो वो तुम्हारा सप्लाई मान लिया जाएगा, और नहीं तो अदरवाइज तुम्हारा कोई सप्लाई नहीं होगा। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय और गिफ्ट के केस में होता है ये। अगर तुम कोई भी चीज़ की परक्यूजिट इंसेंटिव बाय दी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, तो वो तुम्हारा कवर्ड नहीं होगा, वो नॉट अ गिफ्ट और कवर्ड यहाँ पे नहीं होता, वो हीयर यहाँ पे कवर्ड नहीं होगा। अब आता है सप्लाई ऑफ द गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू द एजेंट। अगर ट्रांसफ़र होता है प्रिंसिपल टू द एजेंट, तो प्रिंसिपल टू द एजेंट में तीन चीज़ तुम एकदम ध्यान से रखना, विथआउट, अंडरटेक और क्या होता है, बिहाफ, ये तीन चीज़ें तुम याद कर लेना, विथआउट, अंडरटेक और बिहाफ। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेबल, देखो पैरा 3 का केस तभी एप्लीकेबल होगा जब एजेंट ने इशू किया होगा ओन इन्वॉइसेस, अगर इन्वॉइसेस इशू की होंगी तभी होगा केस एप्लीकेबल, नहीं तो नहीं केस एप्लीकेबल होगा। कैसे, वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट को भेजा, वेयर एजेंट अंडरटेक करेगा सप्लाई ऑफ सच गुड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो तुम्हारा सेलिंग एजेंट हो गया, और एक होता है तुम्हारा बाइंग एजेंट होता है। देखो, एक होता है सेलिंग एजेंट और एक तुम्हारा बाइंग एजेंट होता है। अंडरटेक टू, यहाँ पे अंडरटेक टू सप्लाई, अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा एक डायग्राम आता है कि मान लो तुम्हारा ये है, स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है, तो स्टॉक ट्रांसफ़र तो तुम्हारा फ्री में ट्रांसफ़र हुआ है, स्टॉक ट्रांसफ़र फ्री में हुआ है तो ट्रीटेड तो नहीं होगा सप्लाई, कोई जीएसटी पेबल नहीं हो। देखो, अगर पीक्यूआर और यहाँ पे इनवॉइसेस किसके बिहाफ पे इशू हो रहे हैं, पीक्यूआर, मतलब पीक्यूआर ही डायरेक्ट सेल कर रहा है किसको, कस्टमर को, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट एजेंट का कोई मतलब वो अपने तरीके से कर ही नहीं रहा है, तो जीएसटी कौन पे करेगा, पीक्यूआर ही पे करेगा। लेकिन अगर अगर कंसाइनमेंट एजेंट अपने पे इनवॉइस इशू करता है, तब वो तुम्हारा स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है फ्री में, लेकिन वो ट्रीटेड किया गया जाएगा सप्लाई, क्यों क्योंकि वो कंसाइनमेंट मतलब इनवॉइसेस एजेंट ने इशू किया है उसको। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है अगर एजेंट खुद का इनवॉइस बना रहा है और प्रिंसिपल ने फ्री में दिया है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, ट्रीटेड होगा सप्लाई, और उसका पीक्यूआर टैक्स जिसको क्रेडिट XYZ को मिलेगा। अब इसका क्या होता है, ये स्टॉक ट्रांसफ़र किया फ्री में, क्योंकि यार ये भी रजिस्टर्ड पर्सन हो नहीं,
एजेंट क्या होता है, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होता है, क्योंकि उसका पैन अलग होता है। और तुम ये देखो, सप्लाई शेड्यूल 1 में ये वही होता है कि सप्लाई कब माने, जब विदाउट कंसिडरेशन हो। तो ये कब मानोगे सप्लाई तुम, जब तुम्हारा वो कंसाइनमेंट, सप्लायर ने अगर कंसाइनमेंट एजेंट को इनवॉइस इशू किया होगा, तो ही तुम उसको सप्लाई ट्रीट करोगे। ठीक है, तो ही तुम उसको सप्लाई ट्रीट करो। मान लो 40,000 का दिया 18%, तो ये तो 7,200 का जीएसटी तो तुम भर देगा। अब इसके क्या होता है, ये GSTR 1 में करेगा, ये इसके यहाँ पे आके GSTR 2B में अपडेट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा GSTR 2B में 7,200 का क्रेडिट ले सकता है। इसने इसको ट्रांसफ़र किया वैल्यू 40,000 में। अब मान लो कि इसने जो बेचा तो 50,000 में बेचा, उसका 18% 9,000 इसको देना है, लेकिन ये ITC ले सकता है यहाँ पे 7,200 का। समझ में आ रहा है? DCA आता है, DCA। DCA क्या होता है कि मान लो ना कि मैं तुम्हारी ट्रांजैक्शन करवा रहा हूँ, और अगर प्रिंसिपल, मैं तुम्हारी ट्रांजैक्शन करवा रहा हूँ, मतलब मैं तुमको कस्टमर तक डिलीवर करने में मदद कर रहा हूँ एजेंट के थ्रू। मैं एजेंट हूँ, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल की मदद कर रहा हूँ। और मान लो कि कस्टमर ने क्या कहते हैं, प्रिंसिपल को पे नहीं किया, तो क्या होता है कि एजेंट क्या करता है ना, एजेंट ना प्रिंसिपल को क्या कर देता है, पे कर देता है। और ना एजेंट फिर ना कस्टमर से उस डीले का ना क्या होता है, इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये ए- ये प्रिंसिपल ने एजेंट को इनवॉइस नहीं दिया, मतलब एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू नहीं किया। तो एक तरीके से ये डायरेक्ट कस्टमर पे इनवॉइस इशू कर रहा है। तो यहाँ पे तो सिर्फ और यह डिले पेमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट ये ले रहा है। तो यहाँ पे तो सिर्फ इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, और मेन सप्लाई तो है ही नहीं, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि ये प्रिंसिपल ने एजेंट को बेचा रहता, और एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू किया रहता, और एजेंट ने फिर कस्टमर को बेचा रहता, और फिर वो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं देता, तो ये मेन सप्लाई से लिंक रहता, तो तुम्हारा उस पर टैक्स लगता। ये यहाँ पे देखो स्टॉक ट्रांसफ़र किया है, लेकिन ये इनवॉइस इसके नाम पे नहीं इशू किया है, तो ये तो ट्रीटेड नहीं होगा सप्लाई। तो यहाँ पे तुम्हारा बी को ये इनवॉइस इशू किया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक सेल हुआ, फिर बी ने लेट पेमेंट किया, तो DCA ने क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट ले लिया। तो इंटरेस्ट ले लिया तुम्हारा, इंटरेस्ट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म लोन नॉट फॉर अ डिले पेमेंट। तो एक तरीके से वो मान रहे हैं कि शॉर्ट टर्म लोन ट्रांजैक्शन है, डिले पेमेंट नहीं है, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, एडिट नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लो तो यहाँ पे जो 18,000 हो रहा है, वो तो तुम्हारा सप्लायर बढ़ेगा, ये ITC लेगा नहीं। लेकिन जो DCA जो तुम्हारा सर्विसेज एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में जो S के द्वारा कमीशन दिया जा रहा है, कि मान लो एस क्या होता है, फार्मर है, उसको अपना गुड्स बेचना है, और मैं वो हूँ, क्या कहते हैं, स्टॉल वाले मेरे पास हूँ, मेरे पास गुड्स, मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ, फिर वो गुड्स उसके बदले में मैं कमीशन, तो मैं तो उसको एक तरीके से आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं। तो उस कमीशन का मुझे ही, मतलब DCA को ही तुम्हारा टैक्स पेबल करना पड़ेगा। GST कौन देगा कमीशन पे, वो तुम्हारा DCA ही देगा। GSTR 1 कौन फाइल करेगा, GSTR 1 वो अपडेट होगा, तो वो GSTR 1 DCA ही करेगा, मतलब DCA ही टैक्स देगा एक तरीके से। बात क्या होता है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस आता है, तो वही रिलेटेड पर्सन हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन है, और वो क्या होता है, इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस है। तो वही है, रिलेटेड पर्सन है यहाँ पे, विदाउट कंसिडरेशन है, इन द कोर्स ऑफ द, तो टैक्सेबल होगा। लेकिन वही ये रिलेटेड पर्सन है, कोर्स इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस नहीं है, तो वो क्या होता है, वो नॉन टैक्सेबल होता है। अब आ जाते हैं शेड्यूल 2 में। क्या कहता था कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा, तो कोई सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन तब भी वो टैक्सेबल है शेड्यूल 1 के हिसाब से। फिर शेड्यूल 2 आता है तुम्हारा। शेड्यूल 2 क्या करता है, शेड्यूल 2 जैसे कि ना क्लाउड्स क्या होता है, क्लाउड्स ने ना गुड्स दिया किसको, रेनबो को। रेनबो ने वो जैसे गुड्स खोला, तो उसमें से बिल्डिंग्स निकली, तो वो बिल्डिंग्स को ले जा कर के, नहीं वो तुम्हारा तुम्हारा क्या होता है, लैंड निकला, सॉरी, वो गुड्स खोला, लैंड निकला, तो लैंड को ले जा करके तुम्हारे फेरी को दे दिया, क्योंकि फेरी को अपना बिजनेस करना था। तो उसने ना क्या किया, फेरी ने अपना जॉब वर्क किया, अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, और वो बिजनेस को तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया किसको, एरोप्लेन को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मैं तारा से ये कह रहा हूँ कि
एरोप्लेन को ट्रांसफर, फिर मून ना तारा से ये बोला है कि तेरे पास दम है तो तू निकल। तो वो क्या होता है, एक तरीके से बोल रहा है कि तू ये काम कर। और फिर उसके बाद से तुम्हारा बारिश हो रही है। क्या तुम्हारा क्या हो रहा है, 7 8 वाली बारिश हो रही है, किसके ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर, रेस्टोरेंट सर्विसेज, मेमोरी टेक्निक ऑफिस का ये। तो सबसे सबसे पहले तुम्हारा क्या, शेड्यूल 2 कहता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे कि तुम्हारा ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हो गया या फ्यूचर टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है फ्यूचर में, तो वो सप्लाई ऑफ द गुड्स होंगे। लेकिन तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है राइट्स का, तो वो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज होता है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी तुम्हारा गुड्स एंड सर्विस होता है, लेकिन उसका बोला है कि सेल वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी तुम्हारा एग्जाम्प्ट होता है, सेल आता ही नहीं है। नाइडस मतलब सेल आता ही नहीं है, और तुम्हारा सेल शेड्यूल 3 में जाता है तुम्हारा, तो सेल आता ही नहीं है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का तुम्हारा लीज़, लीज़ हो लैंड और बिल्डिंग का, वो तुम्हारा सप्लाई ऑफ द सर्विसेज में आता है। जॉब वर्क का मतलब क्या होता है, जॉब वर्क का तुम्हारा मतलब, ये तीनों तो अभी मैंने लैंड और बिल्डिंग क्या होता है पैरा थर्ड में आता है, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट होता है। जॉब वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि अनदर पर्सन के गुड्स पे मैंने जॉब वो पॉलिश किया और फिर उसको डिस्पैच कर दिया, मतलब अप्लाइड हो रहा है किसी अनदर पर्सन के गुड्स पे, तो वो तुम्हारा क्या होता है, सप्लाई होती है, तुम्हारा क्या होता है, सर्विसेज होगा। देखो जो भी टेम्परेरी होता है बेस पे, तो वो तुम्हारा क्या होता है, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज होता है। लेकिन अगर परमानेंट हो रहा है तो वो तुम्हारा सप्लाई ऑफ द गुड्स होता है। जैसे परमानेंट ट्रांसफ़र हो रहा है बिजनेस एसेट्स का, तो वो सप्लाई ऑफ द गुड्स है। लेकिन प्राइवेट यूज़ हो रहा है, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर तुम्हारा बिजनेस सीज, और तुम ना सीज हो गए हो टैक्सेबल पर्सन में, तुम टैक्स अब देने के लिए सीज हो गया हो, तो जितने भी तुम्हारे एसेट्स लाइन कर रहे हैं वो तुम्हारा सप्लाइड ऑफ सप्लाई मान लिए जाएंगे गुड। जैसे कि मान लो तुम डी रजिस्ट्रेशन हो गया हो, तो जितने भी तुम्हारे वी स्मार्ट के एसेट्स हैं 6 करोड़ के, ये डीम सप्लाई मान लिए जाएंगे, तो ये सप्लाई ऑफ द गुड्स में आ जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट कब कब वो सप्लाई नहीं माने जाएंगे, अगर कोई दूसरा पर्सन ना गोइंग कंसर्न में कंटिन्यू कर रहा है, या फिर वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के मतलब इन द केस ऑफ द बिजनेस ट्रांसफर एज गोइंग कंसर्न चलेगा तो अनदर पर्सन चलाएगा, और कंटिन्यूड बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा कंटिन्यू किया जाएगा, तो वो तुम्हारा सप्लाई नहीं होगा। तो देखो टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र हो रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो सप्लाई ऑफ दी सर्विसेज है। अब जैसे कि मैंने तारा को बोला था कि तू, तेरे पास दम है तो ये तू काम कर, तू निकल के दिखा, तो मैंने उससे बोला तू एक्ट, या फिर टॉलरेट करने के लिए या रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, अगर ये ऐसा कोई करने के लिए एग्रीमेंट करता है तो वो तुम्हारा सप्लाई ऑफ द सर्विसेज माना जाएगा। और सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज तुम्हारा सप्लाई ऑफ द सर्विसेज होगा। लेकिन क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड में क्या होता है, कभी कभी ना सेल होता है प्री पैक्ड, मतलब पहले से प्री पैक करके आता है सॉफ्टवेयर, पैक करके आता है, तो वो तुम्हारा सप्लाई ऑफ द गुड्स होगा। लेकिन जैसे टैली का लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के लिए हम लोग फीस देते हैं, तो वो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज होता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाना है तुम्हारा, तो वो भी तुम्हारा एक तरीके से सर्विस हो रहा है, तो वो भी तुम्हारा सप्लाई ऑफ द तरीके से सर्विसेज है। तो ये 6 वाला है रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, कि प्रेस्टीज पॉइंट पे वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए, तो वाइन शॉप हटाने के लिए मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए, तो रिफ्रेन करके तुम ये काम मत करो। तो वो चीज़ बाद देखो यहाँ पे लीज है लैंड एंड बिल्डिंग का था, और यहाँ पे रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी का, दोनों सप्लाई ऑफ द सर्विसेज माने जाएंगे। रेस्टोरेंट सर्विसेज एक्सक्लूडिंग अल्कोहल, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो फूड और रेस्टोरेंट सर्विस, वो भी सप्लाई ऑफ द सर्विसेज माना जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जैसे रेस्टोरेंट वाला जो मैंने बताया हुआ है अभी, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कोई भी बिल्डिंग विल्डिंग का, तो वो तुम्हारा सप्लाई ऑफ द सर्विसेज में आएगा। लेकिन एक्सेप्ट कब, जब तुमने ना इशू कर लिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया है, या तो तुमने लोग ना रहने आ गए, उसके बाद से तुमने मतलब फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो चुका है, उसके बाद से तुम मतलब रहने इशू हो गया, फिर उसके बाद तुमने बेचा हुआ है, या फर्स्ट ऑक्यूपेशन लोग रहने आ चुके हैं, तो उसके बाद से तुम सेल कर रहे हो। देखो कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले जितना भी तुमने एडवांस लिया होगा वो तुम्हारा सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, वो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा, सप्लाई ऑफ द सर्विसेज मान ली जाएगी। लेकिन अगर 1 भी रुपया लिया होगा पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वो तुम्हारा सप्लाई ऑफ द सर्विसेज मान ली जाएगा और वो टैक्सेबल होगा। लेकिन तुम मतलब इश्यूज कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद या फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद लोग रहने आ रहे हैं, तो वो तुमको एज अ सेल कंसिडर, और सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी तो आता ही नहीं है, तो वो नॉट अ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर भी आता है वर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वही वर्स कॉन्ट्रैक्ट है,
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ना तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो वो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज माना है। भले ही उसमें कंस्ट्रक्शन में जो तुम्हारी ईटा है वो तुम्हारे गुड्स हैं ये सब है, लेकिन उसको तुम्हारा सर्विस मेजर भी होगा तुम्हारा तो वो सर्विसेज ही मानी जाएंगी। तुमको बताया कि रिफरेन ऑफ एक्ट टू डू एन एक्ट, वो तुम्हारा सप्लाई मैनेजर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ना तुम्हारे एक्सप्रेस हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंसिडरेशन मस्ट फ्लो इन रिटर्न और सच एग्रीमेंट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत वो तुरंत हो जाते हैं। जैसे कि लिक्विडेटेड डैमेजेस नॉट टैक्सेबल, जैसे रोड्स ऑन कंप्लीट, गवर्नमेंट में बोला रोड कंप्लीट नहीं करोगे तो गवर्नमेंट डैमेजेस लगाती है। तो हमको क्या पता कि रोड कंप्लीट होगा, हम लोग तो यही सोचे थे कि रोड कंप्लीट हो तो तुरंत रोड कंप्लीट। अब कोई ट्रैफिक सिग्नल का वायलेशन करता है तो वो जानबूझ के थोड़ी ना करता है, एग्रीमेंट थोड़ी ना बनाता है, कंसिडरेशन फ्लो थोड़ी ना हो रहा है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हुआ है पहले से। तो ये तुम्हारा वो है, तो ये तुम्हारा सप्लाई कंसीडर नहीं होगा और ये टैक्सेबल नहीं होगा। शेड्यूल 3 में क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की लड़ाई हो जाती है तो कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट में उसका एक एमपी, वो अपने एमपी के दोस्त को मिनिस्ट्री में था, वो उसको फ़ोन मिलाता है, कहता है कि केस वापस कर लेने तो तेरे को टपका दूंगा, और वो टपका देता है। टपकाने के बाद एक्शन में क्या होता है कि उसकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको उसके बेटों में बांट दिया जाता है। तो यही है कि क्या होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन देखो, अगर ना कैजुअल वर्कर है, कैजुअल वर्कर है, वेजेस टू द कैजुअल वर्कर, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये सर्विसेज टू द डायरेक्टर तुम आरसीएम चैप्टर में पढ़ोगे। नॉन कॉम्पीट फीस, नॉन कॉम्पीट फीस का मतलब क्या होता है, अगर एम्प्लॉय ने, मैंने पैसा दिया कि तू 2 साल तक इस एरिया में बिजनेस नहीं करेगा, अगर मैंने इसको एक ऐसा पैसा दिया कि 2 साल तक इस एरिया में बिजनेस नहीं करेगा फॉरबिडेंस टू एक्ट, तो वो जीएसटी के लायबल होगा। देखो नॉन कम्पीट फीस सप्लाई होता है, लेकिन तुम्हारा वेजेस तो कैजुअल वर्कर ये सप्लाई नहीं होता है। और जैसे कि नॉन टैक्सेबल एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर तुम्हें कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के लिए किया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ, एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू जीएसटी, मतलब ये जीएसटी नहीं है। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय में कोई एग्रीमेंट हुआ तो वो जीएसटी नहीं है। अगर परक्विजिट वाला इंसेंटिव वाला मैंने बोला है तो वो कोई जीएसटी नहीं है।